जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका अपना मेज़बान हैदर राना और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बेनकाब। और आज का हमारा जो मौजू है वो एक ऐसा है जो मैं अपने नाजरीन को बताऊंगा कि जुए के हवाले से है। और ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले जुए की मैं कुछ तारीफ कुछ इन अल्फाजों में करूंगा कि इंसान की तारीख जितनी पुरानी है, लालच की कहानी भी उतनी पुरानी है। एक दाव, एक चांस, एक अमीर और एक तबाही, यह है जुआ। एक ऐसा खेल जो कभी खेला ही नहीं गया, लेकिन इसको खेलने वाले हमेशा इसको उस अंदाज से खेलते रहे कि अपनी किस्मत और अपनी लक को इस जुए के खेल में आजमाते रहे। और इसकी जो इब्तिदा है, ये जो कि माहिरीन का ये कहना है कि तकरीबन कोई 3000 साल पहले की इसकी इब्तिदा, जुए की इब्तिदा हुई। ये छोटे छोटे पत्थरों में डाइस की शक्ल में खेला जाता था, बॉटल सिस्टम था और उस सिस्टम के तहत मुख्तलिफ किस्म की जो उस टाइम के लोग जो थे वो खेला करते थे। और मगर ये कहानी सिर्फ चीन तक महदूद नहीं थी। और दूसरी जानब ये इराक, जिसका पुराना नाम जो था मेसोपोटामिया था, ये खंडरात में इसके कुछ शवाहिद जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आए हैं। और वो भी माहिरीन का ये कहना है कि 2000 से 2500 साल पहले यहाँ पर भी जुआ जो है वो यहाँ के रहने वाले जो मुकीम थे वो भी जुआ खेलते थे। लेकिन इसके बाद मिस्र में सेनेट नामी बोर्ड गेम जो थी, इसमें किस्मत, हिकमत और जुए के मेल का एक कदीम सबूत है। फिर कहानी आती है यूनान, रोम की, जहां जुए पर पाबंदी तो थी लेकिन किसी भी एंगल से ये खेला जाता था। और लोग जो हैं इसको गलियों मोहल्लों में इस जुए की छोटी सी डाइस बनाकर खेलते थे। और सबसे पहले जो कैसीनो बनाया गया यूरोप में, इटली के शहर में, ये इसका एक कैसीनो की बुनियाद रखी गई। और बुनियाद रखने के बाद गैम्बलिंग एक्ट 1867 एक कानून पास किया जाता है कि इसके सारे, क्योंकि जुआ एक ऐसी चीज है जो खेलने वाला जो होता है, जब वो हार जाता है तो वो अगले दिन कपड़े भी ला देंगे। वो कहते कि नहीं यार, मैं हारिया वा तो मैं याद कानून नहीं रहने देना या मैं आप नहीं रहना। क्योंकि हार को बर्दाश्त करना गैम्बलर जो होते हैं ना, उन पे एक बड़ा हौसला चाहिए होता है। लेकिन पाकिस्तान में 1947 से पहले सबसे पहले जो जुआ खेला गया वो घोड़ों की रेसों पे खेला गया, मटके की शक्ल में खेला गया। वो ताश, फ्लाश और रमी, उसमें ये खेला गया। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान आजाद होता है और आजाद होने के बाद ये लाहौर शहर में, अंदरून शहर में, भाटी, ग्वालमंडी, शामनगर, रामगली और मुख्तलिफ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जुआ जो है सरेआम खेला गया। लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो जब हुकूमत में वो आते हैं तो इस पर पाबंदी लगा दी जाती है। और उस टाइम ये बरतानवी जो एक्ट था, 1867 एक्ट था, जुआ गैम्बलिंग का जो एक्ट था, उस पर फिर ये हमें एक कहते हैं ना कि पीछे से हमें ये एक एक्ट मिला है। और इसी एक्ट के बलबूते पर हमारी जो पंजाब पुलिस है ये जुआरियों को अपनी हिरासत में लेती है और मुकदमात की शक्ल इख्तियार करते हैं। और ये जुल्फकार अली भुट्टो के बाद ये 80, 90, 2000 और 2025 तक, अभी तक जुआ मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में, पहले तो इसका पूरा एहतमाम होता था जुआ खेलने के लिए, जगह का तयन किया जाता था, लोगों को इकट्ठा किया जाता था, फिर कहीं जाके पंटर्स कहते हैं, पंटरों को इकट्ठा करके जुआ खेला जाता था, फिर पैसों की लेन देन जो होता था वो चलता था। लेकिन अब जुआ जो है ये मोबाइल पे आ चुका है, एक एप्स बन चुकी है। अब तो जैसे भी मोबाइल ऑन करो, सबसे पहले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको ऐप का सारा, वो कहते हैं कि मोबाइल एक नोटिफिकेशन देता है कि जनाब ऐप डाउनलोड करो, अकाउंट टू काउंट, आप हारो जीतो, कोई इस पे किसी किस्म का कोई भी, जिस तरह माजी में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो जुराइम की दुनिया में, जो जुराइम की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर थे, उनका नाम था मलिक इशफाक। मलिक इशफाक जो था ये ना ही दुश्मनदार था और ना ही ये कोई उजरती कातलों में इसका शुमार होता था और ना ही ये कोई ऐसा भत्ता खोरी का जो सिस्टम होता था उस माजी में जो चलता था, जो जितने भी बड़े नाम हुए हैं माजी में,
वो सबसे पहले बदमाशी का जो अपना असर रसूख मनवाने के लिए वो लोगों से बता लेते थे, इसका उसमें भी शुमार नहीं होता था। लेकिन उस वक्त की जो पुलिस अहकाम जो थे, इसके कहते हैं ना कि पैरोकार थे, इसको पिक एंड ड्रॉप, इसको हर किस्म की सहूलत भी देते थे और जुआ भी करवाते थे। ये ऐसा एक शार्पर हुआ है कि जिसको जो कि बल्कि लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसकी जो इसकी पजीराई थी, पॉपुलैरिटी जो इसकी थी, उसकी जो वो पाकिस्तान में तो थी, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में भी इसके नाम के डंके बोले गए हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर और तजज़ियाकार हैं, और उसके साथ हमारे साथ आमिर मिर्ज़ा भी मौजूद हैं, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर और तजज़ियाकार हैं। और इनसे हम ये जो मलक इशफाक है इसके बारे में पूछते हैं कि इनकी जिंदगी जुए के बलबूते पर तो गुजर गई, तो इनके बारे में मजीद जो वाकयात जो हैं नाजरीन के सामने रखते हैं, क्योंकि ये मुजाहिद जाफरी साहब बताएंगे। क्योंकि मैं अपने नाजरीन को ये भी बताते चलूं, क्योंकि जैसे सीनियर सहाफ़ी थे जिन्होंने इनको ऐसे रास्ते बताए, क्योंकि कानून जो था वो ये जितने भी गैम्बलर्स थे इनको अरेस्ट कर रहे थे। अब इस शख्स के पास किसी किस्म का कोई भी काम धंधा नहीं था। इन्होंने एक हमारे सीनियर जो थे रिपोर्टर, उनसे डिस्कस की कि यार मैं जुआ करामा की। उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी उन्होंने। मगर ये हम मुजाहिद जाफरी साहब से पूछते हैं कि मुजाहिद जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप मुझे ये बताएं कि ये मलक इशफाक जो कि जराइम की दुनिया में एक यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर था, ये कैसे वाइस चांसलर बना, इसको क्यों कहा जाता है? देखें, आपने मलक इशफाक का नाम लिया है, तो मलक इशफाक एक नामी ग्रामी 90s से लेके 2010 तक के एरा का एक लाहौर का, बल्कि 80s के लेवल से 70s से वो एक मशहूर आदमी था। लेकिन 80s और 90s में उसने लाहौर में बहुत नाम कमाया और जराइम से हर तरह के जुर्म से जुड़ा होने के बावजूद उस बंदे ने कभी खुद से क्राइम कमिट नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है कि वो खुद कभी नो बॉल नहीं करता था, कभी क्राइम नहीं करता था। उसने सारी ज़िंदगी में वो किसी शराब उसने चक्कर नहीं देखी, सिर्फ वो सादे सिगरेट पिया करता था और 24 घंटे पिया करता था। लेकिन जहाँ तक उसके ताल्लुकात की बात है तो मैं आपको बताऊँ कि पंजाब के एक ऐसे आईजी रहे हैं जो मलक इशफाक साहब को एयरपोर्ट पर चढ़ाने जाते थे बैग दे के कि आप इंग्लैंड जाएं और वहाँ जाकर जुआ खेलें, और फिर जब वो कमा कर वापस आते थे तो वो जहाज़ के रैंप पर सीढ़ी के नीचे आईजी साहब खड़े होते थे, मलक साहब बैग लेके वापस आएंगे। तो ये वो बड़ा एक समझ लें कि एक इंटरनेशनल शार्पर था वो पाकिस्तान में। उसके बारे में मशहूर था कि जुआ की दुनिया में कि एक ताश चो 5 बेगियां काट लेंदा। अच्छा जी, अच्छा। मतलब ये वो ऐसा शार्पर था। अच्छा। तो इस किस्म का आदमी था, तो वो डेफिनेटली जुए की दुनिया से तो जुड़ा हुआ था। और जो आप टॉप 10 सुनते हैं लाहौर में, वहीदियाँ, मनाजर शाह, बोला सुनियारा, आतिफ चौधरी, जितने भी आज तक टॉप 10 आपके सामने बड़े बड़े हुए हैं, सारे मलक इशफाक के पास आते जाते थे। डेविस रोड पर बहुत देर उन्होंने अपना क़याम किए रखा। वैसे वो रहने वाले किला गुजर सिंह के थे। लाहौर की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में वो बंदा रहा है और उसके ताल्लुकात ऐसे हैं कि एक वक्त में लाहौर में वो कई SHOs भी लगवाया करता था। अच्छा जी। नहीं, जाफरी साहब ये भी बताया ना कि जब जुए का फुकदान था और इशफाक साहब को जुए का किसी किस्म का कोई भी का खेलने का पंटर जो, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मलक इशफाक खासा परेशान था कि भाई जुआ, पुलिस ने बहुत सख्ती वख्ती की हुई है। तो उसने एक क्राइम रिपोर्टर को फ़ोन किया, तो क्राइम रिपोर्टर ने कहा कि जी मलक साहब आइडिया मेरा है ते आइडिया दे पैसे लगणगे। अच्छा। तो मलक साहब ने उसको कहा कि पैसे में दे देना, आइडिया दे। तो 10,000 में उनकी डील तय हुई। 5,000 मलक ने एडवांस दिया। तो उसने कहा जी मलक साहब एंड करो, मैं नाल चलो 5 स्टार होटल चलने हैं,
5 स्टार होटल चल के ते कमरा बुक कराओ तो उत्थे सारे प्लेयर बुला लो। तो 5 स्टार होटल में मलिक इशफाक ने जुआ शुरू करवाया था लाहौर के पहली मरतबा लाहौर कॉन्सेप्ट जो था ये मलिक इशफाक साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ जी, उसके बाद मलिक साहब ने एक और कॉन्सेप्ट, क्योंकि बाद में रेड होने शुरू हो गए काफ़ी देर, 6 महीने साल बाद जाकर पीसी पर जो है वो डीएसपी रेस कोर्स ने और 1-2 रेड्स हुए इसी सिलसिले में कि ज्वारिये वहाँ वो मलिक इशफाक के देखा देखी पीसी के काफ़ी कमरे बुक होना शुरू हो गए थे लोग वहाँ पे, तो जुए की एक फ़िज़ा जो है पीसी में वो छा गई थी। उसको फिर जब ये चीज़ें खुल गई तो पुलिस ने दोबारा रेड किया, तो मलिक इशफाक ने एक नया फार्मूला निकाला, उसने एक कोस्टर हायर की। नहीं, ये भी मुझे साहब ये भी कोई क्राइम रिपोर्टर ने एडवाइस दी थी कोस्टर? ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कोस्टर बहरहाल उसने जो है वो एक क्राइम रिपोर्टर के दोस्त की इस्तेमाल की थी, वो मर्डर हो गया हुआ है जिसकी वो कोस्टर थी। तो हाफ से ज़्यादा कोस्टर जो है उसने पीछे खाली करके गद्दे बिछा के प्लेयरों को घरों से उठाया, पिंडी गए, घूम के वापस आ गए, प्लेयरों को घरों पर उतारा, तो रात में इतनी रात में उसका काम हो गया था। जी जी देखा कि ये मलिक इशफाक के ऐसे कारनामे हैं जो कि पुलिस इसके समझ लगे कि ये मुतलका लाहौर के मुतलका थानों में ये शख्स जो था ये SHOs भी लगाता था और जुए करवाने के नए से नए हरबे जो थे वो इस्तेमाल करता था। लेकिन हम यहाँ पर अपने नाजरीन को एक और वाक़या जो है वो आमिर मिर्ज़ा साहब बखूबी अपने अल्फाजों में बताएंगे कि आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर भाई मुझे ये बताएं कि वो आप डिस्कस अक्सर औकात डिस्कस किया करते हैं कि जी जारे पहलवान का एक ऐसा वाक़या है, हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो वाक़या है क्या था जारे पहलवान का। राना साहब बताता हूँ आपको भी मैं जारे पहलवान का वाक़या जो था। जुए की आप बात कर रहे हैं, जुआ जो है ना ज़माना जहालियत से चला आ रहा है, ठीक, और इसमें लोगों ने अपनी बेटियां बीवियां तक हार दी हुई हैं। ये ज़माने जहालियत की बात ही मैं नहीं कर रहा, बल्कि मौजूदा जो दौर है उसमें भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे आपको बहुत सी खबरें नज़र आई होंगी ऐसी कि कोई बंदा अपनी बीवी जुए में हार गया, वो FIRs भी दर्ज हुई, उन पे कत्ल भी हुए, झगड़े भी हुए। तो मिर्जा साहब अगर आपको याद हो तो लाहौर का एक बड़ा मशहूर होटल है खाने पीने के हवाले से, उसने अपना होटल भी हार दिया था और मशहूर हुआ था कि बीवी भी हार दिया उसने। चुबुर्जी के करीब वो होटल था। मैंने आपको बताया ना कि ये वाक़यात अपना हाल में भी मौजूद हैं, ये नहीं कि ज़माना जहालियत में ये वाक़यात थे। ये आप सोशल मीडिया उठा के देखें, आपको पीछे कई ऐसे वाक़यात नज़र आएंगे कि जिसमें आप नज़र आएगा कि जी को फलां बंदा जो है अपनी बीवी जुए में हार गया। तो जिस तरह से दौर बदलता गया ना, उसी तरह जुए की अक़साम जो है वो बदलती गई हैं। ठीक है, पहले वो घोड़ा रेस हुआ करती थी, एक कमसई हुआ करती थी, वो जिसको कुज्जी कहते हैं, एक मटके का जुआ होता था, वो पर्चियाँ डालते थे उसमें, फिर ये ताश आ गई, फिर क्रिकेट मैच। अब तो तकरीबन जो स्पोर्ट्स की आप ले लें, टेनिस ले लें, क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, और मतलब कि आप कोई भी ले लें गेम, आपको ये जो मोबाइल ऐप पे जुए चल रहे हैं उसमें आप देखें, उसमें आपको बाकायदा कैसीनो की ऐप्स भी हैं, आप उस पर भी खेल सकते हैं। तो जिस तरह से जिद्दत आती रही है ना, जिद्दत दौर में आती रही, उसी तरह इन जुए की जो है उसमें भी जिद्दत चलती रही है उसमें। तो वाक़यात आपने अपने इंट्रो में एक जिक्र किया था कि जुआ जो हारा हुआ जुआरी जो होता है ना, वो उसका अंदर घुस के कोई नहीं देख सकता कि उसकी कैफियत क्या है, उसकी फीलिंग क्या है। आपको याद होगा एक केस 78 का शबनम डकैती केस एक हुआ था। बिल्कुल ठीक है। शबनम के साथ रेप भी हुआ था। अदाकारा शबनम थी, और जनरल जावलक का मार्शल का दौर नया आया था उस दौर में, तो वो तब ये केस हुआ था, बहुत हाईलाइट हुआ था, बल्कि आज तक स्टिल उसको केस को सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जुए की बुनियाद थी। मैं आपको बताता हूँ ना कि वो शबनम के साथ वाक़या हुआ क्यों था। शबनम और उसका जो हस्बैंड था रॉबिन घोष, ये इनका घर गुलबर्ग में गालबन इनका घर हुआ करता था। वहाँ पर ये रोज़ रात को महफिल होती थी और सारी रात वहाँ पर जुआ भी खेला जाता था और दीगर लवाजमात जो महफिल के होते हैं वो भी वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे उस दौर के, क्या आज के दौर की भी जो फैमिलीज़ हैं वो अभी भी नामी ग्रामी फैमिलीज़ हैं। वो फारूक बंदयाल वगैरह बड़े मशहूर मारूफ हैं, जिन्हें अपना पीछे PTI के दौर में टिकट भी दिया था और बड़ा सोशल मीडिया पे खप डली थी। वो कुछ 6-7 लोग थे टोटल जो शबनम के घर जाया करते थे, वहाँ पर जुआ खेला करते थे। अब वहाँ पर थे सारे उमरा थे, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ था, पैसे उनके लिए मैटर नहीं करते थे, और वो इस किस्म की महफिलें जो थी ना, मतलब शबनम उस दौर में बहुत नामवर अदाकारा थी
और वहाँ पर उसके घर जाकर महफिल अटेंड करना, और लोगों ने भी वहाँ पे आना, नामवर लोग, अदाकार भी हुआ करते थे और मशहूर लोग, अमीर लोग आते थे। बल्कि मेरी जो इतला थी कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स उस दौर के थे, उनकी बेगमात भी वहाँ पर जाया करती थी, उस महफिल का हिस्सा हुआ करती थी। वो वहाँ पर वो लोग रात को जुआ खेला करते थे, और उस दौर में कुछ 1,50,000 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। ठीक है, मतलब कि उस दौर में अगर आपके पास लाख रुपया ना, तो आप उसमें कई एकड़ जगह भी खरीद सकते थे। ये लाहौर के मज़ाफ़ात में इतनी बड़ी अमाउंट होती थी। तो वो लोग वहाँ पर रोज़ाना की बेसिस पे पैसे हार के आया करते थे। वहाँ पे कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे वो हार चुके हुए थे वहाँ पे। फिर होता ये है कि उन लोगों को ये जब समझ लगती है ना, असल में ये जो जुआ है ना, इसमें तबाही कहाँ से होती है। जुआ कहते हैं ना कि किसी का ना हुआ। बिल्कुल ठीक है। जो जुआरी है ना, जो खेलने वाला है, खिलाने वाला नहीं, मैं खेलने वाले की बात कर रहा हूँ। जो खेलने वाला है ना, उसकी जीत इसमें कभी नहीं हुई, क्योंकि इसमें जुए में मुफ्त बरी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जिसको ताश के पत्ते लगाने आते हैं, जो ताश को समझता है, तो उससे जुआरी जो है वो कभी जीत नहीं सकता। तो इन लोगों के साथ शबनम के घर में ये कुछ हुआ करता था। अच्छा, ये ये वहाँ पे मुफ्त बरी के पैसे दे के आया करते थे, रोज़ जुआ हारते थे। जब इनको पता लगा कि हमारे साथ नो हो रही है, ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे पैसे इस तरह मुफ्त बरी में ले रहे हैं, फिर उन्होंने प्लान किया और वहाँ से वो जुआ हार के निकलते हैं, चले जाते हैं। फिर उसके कुछ घंटे बाद दोबारा वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ जाकर शबनम के घर में जो वाक़या पेश आता है, उनको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, रोबन गोश्त को बांध देते हैं, शबनम के बेटे को कमरे में बंद कर देते हैं, और फिर शबनम के साथ गैंगरेप होता है वहाँ पे। अच्छा, जब दिन चढ़ता है तो फिर शबनम जो है अपने फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे लोगों को बुलवाती है, खासकर नदीम फिल्म स्टार जो हैं और मोहम्मद अली, उन्होंने इस केस में शबनम को बहुत साथ दिया था। वो फिर सब इकट्ठे होते हैं, काफ़ी उन्होंने एहतजाज भी किया, और गवर्नमेंट लेवल पे भी लोगों के साथ मिले। फिर एक FIR दर्ज होती है इन लोगों के खिलाफ, इनको गिरफ़्तार किया जाता है, इनको सज़ाए मौत हो जाती है। सज़ाए मौत के बाद फिर रहम की अपील जो है वो दायर की जाती है जनरल ज़िया-उल-हक को, और इनकी सज़ाए मौत जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। फिर बाद में प्रेशराइज करके शबनम से सुलह कर लेती है, और ये सारे बाहर आ जाते हैं। उसी के बाद, इसी वाक़े के बाद शबनम जो थी ना, पाकिस्तान छोड़ के निकल गई। वो उसके बाद फिर बांग्लादेश वापस चली गई थी। अब गाहे बगाहे अपना वो कभी कभी चक्कर लगता है उनका, लेकिन उस वाक़े के बाद जब ये वाइंड अप हुआ था, इनकी सज़ाएं माफ़ हो गई थी, ये बाहर आ गए थे, फिर उसके कुछ अरसे बाद जो है शबनम वापस चली गई थी। मुझे तो जुआ खेलने के लिए हौसला कहते हैं ना, हौसले का काम इसमें हौसले वाली बात नहीं है। एक चीज़, एक तो आपने नशा किया हुआ हो, ठीक है, फिर उसको आपको ये बताओ कि यार ये बंदा सामने जो बैठा हुआ है, ये मेरे साथ मुफ्त बरी लगा रहा है, इससे तो बेहतर वो डाकू है जो असला लेके आपसे पैसे छीनने तो आते हैं। ठीक है, जब ये चीज़ होती है। ऐसे ही एक वाक़या आपने भी जारे पहलवान का जिक्र किया। जारे पहलवान को भी आपको पता है कि नशे की लत, नशे पे था वो, और जुआ भी खेलता था। ये लाहौर का एक इलाका है मोनी रोड, वहाँ पर एक बड़ी मशहूर व मारूफ बिल्डिंग थी, हैदर बिल्डिंग। ठीक है, जारे का उस बिल्डिंग के मालकान जो थे वो 3 भाई थे, उनके साथ पप्पू भट्ट वगैरह थे, वो उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक, बचपन का साथ था उनका, दोस्ताना, फैमिली के रिलेशन थे। तो वो जो बिल्डिंग थी ना, हैदर बिल्डिंग, वो 5-6 मंजिला थी। तो ऊपर छत पे एक बरसाती बनी होती थी, पुराने दौर में जो ना बरसाती, और काफ़ी मतलब के कमरा टाइप था, बरसाती उसको कहते थे। तो ये दोस्त सारे वहाँ पे इकट्ठे होना, उन्होंने वहाँ पे इकट्ठे हो जाना, खाना पीना, जो लवाजमात होते हैं महफिल के, वो सारे इन्होंने वहाँ पर रखने, और साथ ये जुआ खेला करते थे। डेली में तकरीबन रूटीन हुआ करती थी, कभी किसी जगह बैठ गए, कभी किसी जगह। अब होता यह है कि जारा पहलवान ना एक रात को कुछ 30-35 हज़ार रुपया ना उस दौर में जुए में हार जाता है। अब वो अपनी होश में भी नहीं था, अपनी होश में भी नहीं था वो, लेकिन वो पैसे हारता है। तो अब वो जो पैसे जीतता है ना शख्स वहाँ पे, जारी बात दोस्त थे, अब आप वो एक दूसरे को गालियाँ भी निकालते हैं। वो कहता है जारा पहलवान उसको कि मेरे जो पैसे जीते हैं ना, तुमने वो पैसे वापस करो। अच्छा, वो कहता है क्यों भाई पहलवान का दे तो पैसे वापस करिए, ऐसी जदों हरे हैं असी कभी तेरे को वापस मंगे ने, या तू कभी सानू वापस दिते ने। ठीक है, वो बस एक अड़ गई सुई उसकी, उनका नहीं मैं तेरे को पैसे वापस लेकर रवांगा। ये अब ये बहस मुबासा लड़ते लड़ते ना वो कमरे से बाहर निकल के छत पर चले गए। अब वो 5-6 मंजिला छत थी। अब उनकी लड़ाई इतनी, जारा इतना एग्रेसिव हो गया था उस वाक़े में, उसने उसको ऐसे एक हाथ से पकड़ के उठाया है और उठा के ऐसे नीचे सड़क पे लटका दिया। उसने उस शख्स को। अब वो बाकी जो दोस्त थे वो सारे एकदम परेशान, उनकी हवाइयाँ उड़ गई, वो जारे के पैरों में पड़ गए, तेरी मेहरबानी पहलवान खुदा दा वास्ते अंदर खिंच की करना पे।
वो उन्होंने दोस्त ने कहा ਅਸੀਂ तेरे पैसे तेन वापस देने हैं, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ अंदर कर तू, ਇਹਨੂੰ थल्ले ना छाड़ देवी। वो खैर उसने उसको अंदर किया। वो जो पप्पू भट्ट था वो दोस्त वो नीचे गया, घर जाके वो अपने वालिद साहब की जेब से कोई पैसे निकाले, उसने वालदा की अलमारी खोली, कोई 28-30 हज़ार रुपया उसने नीचे से इकट्ठा, अच्छे थे खाते पीते लोग थे वो इकट्ठा करके ला के ना उसने जारे को दिया, उनको सबको वहाँ से नीचे निकाला और कहता थोड़े ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी जो दोबारा तुसी इत्थे बड़े तो तुझे कत्ल पवा दोगे साढ़े थे। ये बड़ा एक मशहूर वाक़या है। तो इस तरह से बेशुमार वाक़यात हैं इसके जुए के हवाले से। अगर आप देखिए जितने भी टॉप 10 हुए हैं, ये जितनी भी कमाई अपनी बाहर से अगर ये लेते थे और ये हारते जुए में ही थे, और जुए से ही काफ़ी ऐसी लड़ाइयाँ जो हैं वो मंजर आम पर भी आई। अब लातदाद मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जो कि अब तो सोशल मीडिया में इतने के ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो लोग अपनी अपीयरेंस दिखाते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात जो कि बिना तस्दीक कोट कर देते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि जी लाहौर देखें पूरे पाकिस्तान में क्योंकि जब ये जुए की इब्तदा हुई, जुए का सिलसिला शुरू हुआ, तो पाकिस्तान, सऊदीया, अफ़गानिस्तान और दूसरे ऐसे ममालिक थे जहां पर जुआ बैन था, मगर फिर भी इसको खेला जाता था। लेकिन एक ऐसा जुआ है जो आज भी खुलेआम डंके की चोट पर खेला जाता है। वो लाहौर कोटलाखपत जेल के पास एक रेस क्लब है जहां पर आज भी रेसों की घोड़ रेसों की जो गैम्बलिंग है वो सरेआम होती है। वहां पर हफ्ते के हफ्ते तकरीबन आजकल जो है, माजी में तकरीबन को कहते हैं कि 80 से 82 के करीब वहां पर बुक्स थी और वो डेली बेसिस पे जो भी इनके चार्जेस होते हैं वो देते थे। लेकिन आज सूरत हाल कुछ ऐसी है कि तकरीबन 20 से 22 से जायद बुकें वहां पर मौजूद हैं और जो कि हर हफ्ते 2.5 लाख रुपए अपनी फीस देती है, फिर ये करवाते हैं। पर इसको रोकने के लिए कोई हमारी पुलिस या कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये राणा साहब, ये जो आप प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर जुआ होता है सरकारी सरपरस्ती में, वो लीगल जुआ है। कैसे? वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा। वहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक बात बताऊं कि ये जो रेस क्लब के मेंबर्स हैं ना, ये जैसे अपना चेयरमैन लाहौर रेस क्लब हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ये वो रेस क्लब का मेंबर बनना इंतहाई मुश्किल काम है। उससे कहीं ज़्यादा आसान सेनेट का मेंबर बनना है। उसके लिए आपको अगर मुझे याद है तो पिछले दौर में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के, जी हाँ, तारक अजीज साहब, उनकी इजाजत के बगैर आप रेस क्लब के मेंबर नहीं बन सकते। ये एक बॉडी है। नहीं जाफर साहब, इसका ना उन्होंने बकायदा तरीकाकार वज़ा किया हुआ, लेकिन उनकी 50 मेंबर्स होते हैं उसके। उन 50 मेंबर्स में से किसी की डेथ होगी तो वो स्लॉट खाली होनी है वहां पर। तो ये मेंबर बनाते कैसे? पैसों के बलबूते पे? वो उनके नहीं, पैसों के बलबूते पे नहीं। वो अगर अब मेरा रिलेशन वहां पे ऐसा है कि वहां पर अगर कोई स्लॉट निकली है, किसी की कोई डेथ हो गई है, कोई बंदा मर जाए तो वहां पे स्लॉट निकलती है। अच्छा। वहां पे ये मुद्दत नहीं है कि ये 5 साल के लिए मेंबर है या 10 साल के लिए मेंबर है। वहां पर कोई 50 मेंबर हैं और वो मेंबरशिप जो है, अगर वहाँ पे कोई स्लॉट खाली होती है तो उसके लिए भी कोई गालबन 10 या 12 लोगों की एक बॉडी है, वो अपना डिसाइड करती है कि अब ये मेंबरशिप किसको देंगे। इंतहाई मुश्किल काम है उसका। मैंने कहा ना, सेनेट का मेंबर इजीली बन जाता है बंदा वहाँ पर जो है उसका। वहाँ पे ये भी था कि जी आपके लाहौर का जो इबा गुजर हुआ है वो रेस क्लब में अपने डंके की चोट पर सारा हफ्ता वसूली भी करता था। वहाँ पर बड़ा कुछ होता था। वहाँ पर कुछ एक किरदार ऐसे हैं, एक बाबर हुमायूं हुआ करते थे, 2 भाई। ये ब्लैक ईगल्स के दौर में ये लोग हुआ करते थे। ब्लैक ईगल्स के लोगों के साथ इनका ताल्लुक भी हुआ करता था, यारियां दोस्तियाँ होती थी। इनके साथ रेस क्लब में ब्लैक ईगल के लोग भी जाया करते थे। उस दौर में बड़ी बदमाशी हुई है। और इसी दौर में एक आपको जाफरी साहब को भी और आपको भी बखूबी पता होगा, शहबाजा पिपली गुराया एक बहुत बड़ा उजरती कातिल हुआ है। ऐसा ख़तरनाक उजरती कातिल था कि वो किसी से पैसे लिए ना मारने के लिए, तो उस बंदे को मारने के बाद उसके टुकड़े करके दरिया में बहा देता था, कि मतलब कि आपके पास सबूत ही ना रहे किसी के। तो वो उसने भी बड़ी बदमाशी की है वहाँ पर। सुराब खां एक हुआ करता था इस्लामपुर कृष्णनगर का, उन्होंने भी बड़ी बदमाशी की। रेस क्लब में आपकी एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्गाइज्ड बुक मेकर है ना,
जो छुपा हुआ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक मेकर है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी से है, जो इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उसके पीछे FIA भी चढ़ी रही है। सो जो पाकिस्तान का किंग है बुक मेकिंग का, वो रेस क्लब में वो जो मलिक इशफाक साहब जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उन मलिक इशफाक साहब के पास 50 रुपए रोज पर जोकी था। अच्छा जी, ये जब से मुझे ये बताएं कि ये जोकी तो जो घोड़े के ऊपर बैठकर जो सवारी करता है, कहते ये हैं कि जी ये भी बिके होते हैं, इनको सबसे पहले इनको खरीदा जाता था। और ये सारी बात जो है जाफरी साहब और आमिर मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद है। आफ्टर ब्रेक जो है हम इनसे इस बारे में पूछेंगे कि इनको कैसे खरीदा जाता है। जी वेलकम बैक। अगर मेरा सवाल ये है कि अगर रेस क्लब में जुआ हो सकता है तो बाकी लाहौर नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो भी बंदा असर रसूख रखता है ये अपनी जो लाइसेंस लेकर जुआ करवा नहीं सकता? जाफरी साहब आप बताएं। देखें पाकिस्तान के कानून में फ़िलहाल तो जुआ इलीगल है। कोई बंदा लाइसेंस लेकर जुआ नहीं करवा सकता। दुनिया में ये लीगल हुई हैं, इसकी कुछ शक्लें लीगल हुई हैं, सब जुए लीगल नहीं है। जहाँ जिस दुनिया में जुआ लीगल है वो स्टेट्स ही बिल्कुल अलग से हैं, तो कानून में भी मुमानत है, इसलिए ये ओपनली नहीं हो सकता। हाँ, छुप कर आप कहें तो मैं आपको बताऊं कि लाहौर क्या पाकिस्तान के हर शहर में जुआ खेला जाता है। जी, जुआ कई अक़साम से खेला जाता है। एक आजकल बड़ा मकबूल है, वो नॉर्मली बैंक खेलते हैं, टेबल 4-5 लोग बैठकर, और लाहौर के पौश आबादियों में बेपनाह ऐसे घर हैं जहां रात को टेबल लगती है, वहां उन्हें हर चीज़ सर्व की जाती है टेबल पे, खाने से लेके पीने से लेके, और अगर उन्होंने कोई नशा करना हो तो वो नशा भी अवेलेबल होता है, और उसके बाद वहां रात भर बैंक खेला जाता है। ये बहुत सारी जगह हैं पौश एरियाज़ में। इसके अलावा कमसई का जुआ, आप कारीगरों की बात कर रहे थे जुए में, तो एक डॉक्टर नामी एक बंदा होता था लाहौर में, जो लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब ऑस्ट्रेलिया होटल है एक, वहाँ पे वो मुस्तकिल उसकी रिहाइश हुआ करती थी, और वो बंदा अपनी मर्ज़ी से दाने फेंका करता था। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कमसई के दाने अगर मैं 2 चाहूँ कि 2 छिक्के आए तो वो डब्बी से जब फेंकेगा तो 2 छिक्के ही आएंगे, इतना कारीगर आदमी था। अच्छा। वो लोगों वहीं रहता था और वो बाकायदा ये बिज़नेस करता था कि आप 20,000 मुझे दें, शाम को मेरे से 40,000 ले लें, अपने वो अलहदा कमा लेता था। सो बड़े बड़े कारीगर लोग हैं इस फील्ड के भी। फिर जुए में सेट लगाए जाते हैं किसी दूसरे, जिसको आप कह रहे थे ना कि चकमा देकर या मुफ्तबरी, तो मुफ्तबरी के लिए सेट भी लगता है। फिर जो आप दाने फेंकते हैं तो फिर दाने जो है आपकी मर्जी से नहीं आते, जो अड्डे वाला होता है उसकी मर्जी के दाने आते हैं। मैग्नेट लगाया होता है इसमें? मैग्नेट्स में कई चीज़ें होती हैं, या दाने को डाइस को इतना ऐसा वजन कर वो दिया जाता इसमें ये रिमोट सिस्टम होता है। अच्छा। उसको रिमोट से उसको वो ऑपरेट करते हैं। ये जो अपना मालिक मकान होते हैं, जो जुआ करवाता है ना, इनकी ज़बान में उसको मालिक मकान बोलते हैं। अच्छा। और जो खेलने आते हैं उनको पंटर्स कहते हैं। वो राणा साहब समझ ले, छूट होती है ना जिसकी छूट, बिल्कुल। वो छूट का मालिक ये करता है, डब्बे का मालिक जो है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करूं। देखिए राणा साहब, ये रेस क्लब में लीगल जुआ हो रहा है ना, सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है, वहाँ से टैक्स लेते हैं। अब जुआ जो है, जब से ये मोबाइलों पे शिफ्ट हो गया ना, आपका ऑनलाइन बैटिंग शुरू हो गई। मुख्तलिफ किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, आप बुक मेकर को पैसे भिजवाएं, वो इजी पैसा कर दें, जैस कैश कर दें, अकाउंट में भिजवा दें या कैश भिजवा दें। वो उस एप्लीकेशन जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो एप्लीकेशन है ना, ये जस्ट लाइक वीडियो गेम्स है। बिल्कुल ठीक है, ये जैसे वीडियो गेम्स होती हैं ना, वैसी हैं। आपने उसमें जितने पैसे डालने हैं, अल्टीमेटली जो पैसे जमा करवाने वाला है ना, वो 2-4 घंटे, 6 घंटे, 20 घंटे वो वीडियो गेम खेलता है इस पे, वो जुए की शक्ल में। और एंड वो जब हार जाता है तो फिर वो कहता है कि अब मैंने दोबारा गेम खेलनी है, दोबारा पैसे जमा कराने हैं। जुए 100 में से कुछ 10 लोग होते होंगे जो सुबह से लेकर रात तक कुछ जीतते होंगे। इसमें 90 लोग जो हैं वो हारते हैं। इसमें मतलब कि जो ये जुआरी हैं ना, जितने भी बुक मेकर्स हैं, वो 100% कंसिडर करते हैं कि जीत जो है वो बुक मेकर की है। बिल्कुल। माजी में जो बुक मेकर्स थे ना, वो चलता था कि टेलीफोन लाइंस, PTSL के फ़ोन होते थे, उन पे जुआ होता था। क्रिकेट मैचेस पे, हॉर्स रेसेस पे, ये टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, इस किस्म की गेम्स पे, फुटबॉल हो गया। फुटबॉल पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जुआ होता है फुटबॉल पे। अच्छा। आपको तो ये चीज़ें तब से चली आ रही हैं। जो बुक मेकर्स हैं ना, ये कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं है, इसमें अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं। अब जो ये ऑनलाइन बैटिंग है ना, इसके जो मेन डीलर है ना, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं।
ये जितनी भी लीग्स होती हैं ना, चाहे वो IPL है, चाहे वो PSL है, चाहे वो लंका की है, चाहे वो बांग्लादेश की है, साउथ अफ्रीका की, वेस्टर्न, जितनी भी लीग्स इस वक्त दुनिया में हो रही हैं ना, वो सारी मैनेज होती हैं। टेबल पे बैठ के वो मैचेस डिसाइड होते हैं। कौन से मैचेस किस टीम ने हारने हैं, किसने जीतने, ये सारे डिसाइडेड हैं। और आपकी जो ICC है वो सब, उनको इस चीज़ का इल्म है, उनको पता है कि ये लीग्स में क्या कुछ होता है। सबसे ज़्यादा जो पैसा है ना वो IPL में कमाया गया था। अच्छा। IPL जब इंडिया ने स्टार्ट की थी ना, सबसे ज़्यादा वहाँ पर धंधा हुआ था। और उस IPL में जब अरबों डॉलर्स का लेन देन हुआ था ना, ICC की आंखें उस वक्त खुली थी कि इतना पैसा इसमें क्रिकेट में है। तो वहाँ से फिर जब हर मुल्क में जो है वो लीग शुरू हुई है, तो सबका यही हाल है। हर लीग में जो है वो पैसे कमाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान को है ना, ये देखें कि ये मैच, क्रिकेट मैच ऑनलाइन पे जब होते हैं ना, बैटिंग करते हैं, ये हर दूसरा तीसरा शख्स जो है ना वो इस जुए में इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और इतने बड़े पैसे इन्वॉल्व हैं कि ये पैसे यहाँ से इकट्ठे होते हैं। मतलब छोटी छोटी दुकानें हैं ना, मैंने आपसे अपना लाइन ली हुई है, एक अपना अकाउंट लिया हुआ है, आपने आगे से लिया हुआ है। अब मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप आगे दे रहे हैं, वो आगे ये पैसे एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी होती है इस तरह से। और ये एक नहीं, कई डीलर्स हैं, बेशुमार डीलर्स हैं, सैकड़ों की तादाद में, जो सिर्फ आपके लाहौर शहर में मौजूद हैं। ठीक है। इसके अलावा पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, मतलब कि बिल्कुल, कराची तो खैर बहुत बड़ा काम है ना इसका, ये हर जगह पर मौजूद है। और ये सारे पैसे बजरिया हुंडी, बजरिया हुंडी, मेरी बात पे गौर कीजिएगा आप, ये यहाँ से बाहर जाते हैं पैसे। गुड। ठीक है। यहाँ से साउथ अफ्रीका भेज दें, इंग्लैंड भेज दें, दुबई भेज दें, और वहाँ से ये पैसे जो है आपके दुश्मन मुल्क भारत तक जाते हैं पैसे। आप ये देखें, और डॉलरों की शक्ल में जाते हैं। आपको कितना नुकसान होता है, आपके मुल्क की मईशत को इस कितना नुकसान है। बिल्कुल। ठीक है। यहाँ से जो हवाला हुंडी का काम है, आज तक उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। हमारे इदारे यहाँ पर बैठे हैं, जब कभी इस किस्म के कोई मामला होते हैं, इन इदारों के टाइट किया जाता है, इन इदारों को गवर्नमेंट लेवल पे, तो ये अपनी कारकर्दगियाँ दिखाने के लिए 2, 4, 5, 10 लोगों को मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार करके शो करते हैं कि जी हमने बड़ी सख्ती की हुई है। लेकिन बग़ैर इन इदारों की मर्जी के, बग़ैर इनके कह लें कि मुशावरत या मुलव्वस हुए बगैर हवाला हुंडी का काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये काम हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। हमारे मुल्क को मुआशी तौर पर भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और हवाला हुंडी का जुर्म जो है वो इंतहाई संगीन जुर्म है पाकिस्तान में इस वक्त। ठीक है। आपके मुआशी हालात ख़राब है। जब यहाँ से पैसे डॉलरों की शक्ल में बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर आपके मुल्क में महंगाई जो है वो आसमानों को छूती है। अब इन चीज़ों को हम नहीं देखते कि ये पैसे किस तरह से बाहर जा रहे हैं, किस मद में जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है। इस चेन को देखें। हमारे माशरे में जो अपना सोशल क्राइम है ना, वो एक नासूर है। बिल्कुल ठीक है। आप उसमें ब्रोथल हाउसेज ले लें, आप उसमें मंशियात ले लें, और आप उसमें ये जुआ ले लें, ये नासूर हैं हमारे माशरे के। और इन 3 सोशल क्राइम्स की वजह से आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके सूबे में जुराइम की तादाद बढ़ती है। वो चोरी है, डकैती है, जना है, अगवा है, अगवा बराए तावान है। ये इन सोशल क्राइम्स की वजह से, क्योंकि जो इस लत में मुब्तला है, जिसको ये आदत लगी हुई है, उसने इसको पूरा करने के लिए किसी ना किसी जुराइम का रास्ता इख्तियार करके पैसे लेके आने हैं। तो जब तक सोशल क्राइम्स पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आप जुराइम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर आपके जुराइम का ग्राफ बहुत नीचे आया हुआ है। CCD ने जो कोहराम बर्पा किया हुआ है, मंशियात फरोशों के खिलाफ देख लें आप, कोई 100-125 लोग उन्होंने एक हफ्तों में मार दिए हैं। ठीक है। और जुराइम भी बहुत नीचे आ गए। लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है इसका, ये सस्टेन नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक खौफ है। और जब खौफ कहते हैं कि हद से बढ़ जाता है ना, तो फिर खौफ के बुत टूट जाते हैं। तो फिर मामला किसी और तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसकी असल वजह मैं आपको बताऊँ, जो बेस क्या है इस खराबी की, वो ये है कि हमारे सूबे में, क्योंकि पंजाब से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमने रिपोर्टिंग भी यहीं पर की है, लाहौर में और दीगर अजला में भी। तो मैं बात उसकी करूँगा कि यहाँ पर पंजाब में हमेशा से जो है ना पॉलिसी वो ऑफिसर्स की चलती रही है। बिल्कुल ठीक। कभी भी, मैंने 30-32 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, इस दौरान मैंने कभी महकमे की पॉलिसी नहीं देखी कि कोई महकमाना पॉलिसी हो। जो कोई अफसर किसी ज़िले का सरबराह लगता है, पंजाब का सरबराह लगता है, वो अपने लाइक माइंडेड,
अपने टीम के लोगों को वहां पर तैनात अपनी करते हैं मनपसंद और की जिले टीम जिले का जो सरबराह होगा वो आगे टीम अपनी रखेगा, बिल्कुल अपनी टीम। और जैसे ही उस अफसर चेंज होना वो टीम सारी चेंज हो जानी है, ठीक है। वो आएगा, वो अपनी पॉलिसी लेकर आएगा। अगर महकमाना पॉलिसी मुरतब की जाए पंजाब में, महकमे की पॉलिसी को फॉलो किया जाए और जो भी गवर्नमेंट जिस अफसर को भी तैनात करे यहाँ पर उसको सख्ती से इंस्ट्रक्शन दी जाए कि महकमे की पॉलिसी से राइट लेफ्ट आपने नहीं होना, तो फिर आप देखें कि जुराइम पे कंट्रोल भी नजर आएगा, सोशल क्राइम में भी कंट्रोल नजर आएगा, और आपको एक वाज़िया अपना फ़र्क नजर आएगा पूरे पंजाब में कि यार महकमाना पॉलिसी और ऑफिसर्स की पॉलिसी में कितना फ़र्क है। मिर्जा साहब आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, पर अगर महकमे के लोग ही अगर काली भेड़ें जो है वो इस काम में मुलविस हों तो फिर महकमा पॉलिसी कहाँ जाती है? देखिए, जब पॉलिसी होगी ना, एक उसकी महकमे की पॉलिसी होगी या जिन लोगों की निशानदेही होगी तो वो उस निशानदेही पे उनको स्पेयर नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली मैं आप देखे 12 से 15 के करीब मंशियात वाले जो अपना बता रहे हैं कि मंशियात वाले, वो देखें इसमें अब ये तो आपको कोई भी बात नहीं है, मैं आपको इससे ऊपर की बात बताता हूँ। अभी पिछले कोई 2-3 माह पुरानी बात है, एक पुलिस अहलकार या एक सरकारी अहलकार था, उसको किसी हसास इदारों ने गिरफ्तार किया। उसको गिरफ्तार क्या किया, मतलब कि उनको कोई इतला थी, उन्होंने उसको उठा लिया, उठा के उसको इंटेरोगेट किया उन्होंने, वो मंशियात के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। अब उस शख्स ने वहाँ पर जो हसास इदारे की तफ्तीश हुई है ना, वहाँ पर उसने बैठ के जिन जिन पुलिस अफसरान का नाम लिया है ना कि जी लाहौर शहर में इन अफसरान की मंशियात बिक रही है, बिल्कुल, वो नाम अगर आपको पता लगे या जाफरी साहब को पता लगे या मुझे पता लगे कह लें तो हमारी अकल दंग रह जाएगी। बिल्कुल ठीक, ठीक है। वो कई रोज़ उनकी हिरासत में रहा। उन्होंने पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि ये एक मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है, इसको देखा जाए, इस पे JIT बनवाई जाए। JIT के लिए कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट को शायद लिखा भी गया था, लेकिन ये ऑफिसर्स कितने तगड़े हैं, इतने बाअसर हैं कि वो JIT नहीं बन सकी उस पर। और आज भी कहते हैं कि वो जो गिरफ्तार किया था जिस शख्स को, वो उसको उन्होंने तंग आके पुलिस के ही हैंड ओवर किया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है। तो पीछे आपके एक अपना DSP लेवल का अफसर पकड़ा गया था नारकोटिक्स ने, वो ड्रोन के जरिए जब इंडिया में, आप देखें ना, आपकी बॉर्डर की जितनी भी लाइन है वहाँ पर आइस हर दूसरे घर में देहात में बनती है आइस वहाँ पर, और वहाँ जितनी कशीदकारी होती है वो वहाँ से सारी बॉर्डर के दूसरी तरफ जाती है, और वहाँ पर उस कशीदकारी में वहाँ पर जो लोग मंशियात का काम कर रहे हैं वहाँ से अरबों रुपया कहते हैं कि पुलिस ने कमाया है। वहाँ से एक बंदे को उठा के ले आते थे, उठा के उससे डिमांड कहाँ से करते थे, 5 करोड़ से स्टार्ट करते थे, और 5 करोड़ के बाद नीचे 3, 2, 2.5 जहाँ पर उनकी डील हो जाए वो लेके उसको छोड़ते थे और कहते कि जाके खुल के काम करो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये हालात है। आज जब तक हमारी हुकूमत जो है एक मुस्बत पॉलिसी और एक कहते हैं डंके दी चोट पे आके एक इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगी ना, तब तक हमारे मुआशरे में अमन की सूरत हाल जो है वो नहीं रह सकती। उसमें उसकी रीज़न ये है कि जी जाफरी साहब जो है आप भी यानी कि हमें ज्वाइन करें और बताएं कि जी इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। जुआ, क्योंकि असल जड़ जो है वो जुआ है, जुए को ही मेन जुआ है, मंशियात है, बाकी जो भी जिस तरह। जाफरी साहब की इजाज़त तो मैं कुछ अर्ज करूं आपके इस सवाल पे। देखें, ये ख़त्म नहीं हो सकता। इसको आप कहें ना कि आपको इसको कम्प्लीटली आप जड़ से ख़त्म कर दें, ये नहीं हो सकता। हज़ारों साल से खेला जा रहा है। मैं जो समझता हूँ ना, मेरी जो नाकस अकल है उसके मुताबिक जिस तरह से लाहौर रेस क्लब लीगल किया हुआ है ना, आप इसको भी लीगल कर दें, आप इस पर टैक्स लगा दें, ठीक है, या इस पे जो लोग जो शौकीन है जुए के, जो खेलना चाहते हैं ऑनलाइन बैटिंग, वो टैक्स पे करें। ये देखें, मेरी बात सुने, जिस चीज पे राणा साहब एक चीज, राणा साहब अजलों से एक चीज जो है ना वो आप भी ज़हन में रखें और जाफरी साहब भी इसकी तायद करेंगे, जिस चीज को आप जितना दबाएंगे ना वो उतनी ही बाहर आएगी। इसको आप जितना रोकने की कोशिश करेंगे लोग उतना इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसको जितना आप आम कर देंगे ना, उसमें से आपको नज़र आएगा कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है ना वो इससे साइड पर हो गई है। अगर इसको लीगल कर देंगे ना, एक तो इस पर गवर्नमेंट को जो है ना इस पर रेवेन्यू भी आएगा, और रेवेन्यू को करोड़ों में नहीं आएगा और अरबों डॉलरों में आएगा, मैं आपको ये बताऊं। ठीक है, अगर इसको लीगल करके तो देखें आप लाएं लोगों को जी आओ करो, ये जो जितने भी ये रजिस्टर्ड है। आपकी बात मैं सेकंड इसलिए करूंगा, यही बात आज से तकरीबन कुछ भाई रेस क्लब में लीगल जुआ हो रहा है ना, वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को।
कराची में उन्होंने कहा बार सिस्टम को जरा ओपन कर दें, हमें अरबों रुपया डॉलर जो है हम जनरेट करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम क्या होगा? ठीक है, आज भी वो चीज जो है ना वो बड़े एक भाई देखिए ना, अब कमरों में बैठ के घरों में घुस के अब लोग मोबाइलों पे कर काम भी करते हैं ना, मंशियात की वजह से आपका प्रोग्राम जुए के हवाले से है। मैं चले आपको एक और वाकया कोट करता हूँ, मुझे एक वाकया और याद आ गया मुफ्त बरी के हवाले से। आपने कहा जुआ जो है वो लोग किस कदर हारने के बाद जुए ने काफी खानदानों को अपने शेरा कोट का वाकया है। मुजाहिद जाफरी साहब भी क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे उस दौर में, इनको भी शायद जहन में उनके याद हो। शेरा कोट का एक वाकया है, वहाँ पर ना एक बुक मेकर था, वो मोहल्ले के अपने 2-4 करीब दोस्त हैं ना, उनको अपने घर बिठा के क्रिकेट मैच पे, घोड़ा रेसों पे जुआ खिलाया करता था। एक शख्स को उसने कहा कि यार आज रात को ना ऑस्ट्रेलिया का और किसी का मैच, दूसरी टीम का कोई मैच था, तो रात को उन दोनों में रात को मैच इनके होते थे, तो मेरे घर आ जाइए, तो बैठ के मैच देखेंगे, तो पैसे वैसे लगाने होंगे तो वहाँ पे। अब वो जाता है वहाँ पर मैच खेलता है। अब वो बुक मेकर जो होता है ना, वो कहता है कि यार मुझे तो ये फलां टीम पसंद है, मैं तो अपने पैसे इस पर लगाने हैं मैंने। अब वो उसको माइंड मेकअप करता है उसका। वो भी उस दौर में कहते हैं कि उसने कुछ 4-5 लाख रुपया उस टीम पे लगा दिया। अब वो जिस टीम पे पैसे लगाया वो टीम मैच हार गई। वो घर आया, घर से उसने पैसे पकड़े, कोई बीवी की कोई चीज़ लेके बेची या क्या किया, किसी से उधार पकड़ के उसने 4-5 लाख रुपया उसको ला के दे दिया। अच्छा, आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि ये जुआ जो है ना, ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा काम है जो इतना एतबारी है, लोग इतने अपना इसका कह लें कि एतबार लोगों का होता है कि करोड़ों रुपए का लेन देन होता है बगैर किसी लिखत पढ़त के, एक टेलीफोन कॉल पे। बिल्कुल। और सुबह जिसने देने होते हैं उसको ज्यादा फिक्र होती है, लेने वाले को फिक्र कम होती है। बिल्कुल। ये एक वाहिद कारोबार एक ऐसा है जुए का। 2 नंबरी के काम में 1 नंबरी जरूरी है मेरे भाई। वो उसको पैसे दे देता है, कुछ रोज गुजरते हैं नाना साहब, तो वो जो पैसे हारता है ना, उसको एक मोहल्ले में शख्स और मिलता है। वो कहता है कि यार सुना तुम क्रिकेट मैच पे पैसे हारा है 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। वो कहता है तुझे किसने बताया है? उनका मुझे पता लगा। उनका नहीं मुझे बताया, उनका मुझे पता लगा तू वहाँ पर पैसे हारा है और वो तेरे साथ मुफ्त बरी लगाई है उसने। अच्छा। उसने कहा जी वो कैसे? उसने कहा उसने बुक मेकर ने वो मैच रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, सारी रात तुझे उसने एडवर्टाइजमेंट जो बीच में ऐड आते हैं उन समेत उसने रिकॉर्डिंग तुझे दिखाई है, उसको पता था कौन सी टीम हारी हुई है, तो उस वजह से उसने तेरा ज़हन तैयार किया कि मैं इस पे पैसे लगा रहा हूँ और तेरे भी पैसे उस पे लगवाए, उसने तेरे साथ मुफ्त बरी के पैसे लिए। अच्छा। ठीक है। ये हुआ करता था। अब जब उसको ये पता लगा कि मेरे साथ, क्योंकि वो मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे उसके साथ मैच खेलता था और वो पहले भी काफ़ी पैसे उसके पास हारा हुआ था। ठीक है। अब वो पता करता है कि यार ये जो बंदा मुझे कह रहा है वाकई ये बात ठीक है। वो पता करता है कि जी 3 दिन पहले इन दोनों टीमों का मैच था या नहीं था। वो पता लगता है कि नहीं, इनका मैच तो को पिछले को 10 दिन पहले था, 15 दिन पहले, तो वो वाकई रिकॉर्डिंग थी। अब वो जो उसके अंदर एक उबाल गुस्सा आता है ना, उसका नतीजा क्या निकलता है? इंतहाई खौफनाक नतीजा। रात के पहर वो बंदा दीवार टाप के उसके घर जाता है, बुक मेकर के घर, जिस कमरे में वो और बीवी बच्चों के साथ सोया होता है, वो बंद करता है, बाहर से कुंडी लगाता है और दरवाजे के नीचे से पेट्रोल तेल या मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा देता है। वो बीवी बच्चों समेत उस वाक़े में मर जाता है। इस कदर खौफनाक वाक़यात माजी में जो है इस जुए की वजह से पेश आते हैं। तो जितना आप इसको दबाएंगे ये उतना ही फैलेगा। बिल्कुल ठीक है। इसको आम करें, टैक्स लगाएं आप इस पे, देखें आपके पास रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता है। या तो फिर रेस क्लब भी बंद कर दे। यार उसको लीगल क्यों करार दिया है? तो वो भी जुआ ना, वही है। बिल्कुल। उमरा का शौक है, नवाबों का शौक है। ठीक है। कितने कितने बड़े नाम वहां पर जो है मौजूद है। बिल्कुल। उनको आपने लीगल किया तो बाकी भी करें लीगल। आप देखें, करें, इकट्ठे करें। ठीक है। अब तो ये नाकों पे आपको रोक लेते हैं, सबसे पहले मोबाइल आपका लेते हैं कि पुलिस वाले पासवर्ड दो जी, पासवर्ड चेक करके वो खोल के देखते हैं जी इस पे वो कोई ऐप तो नहीं डाउनलोड हुई भी, और जो कोई ऐप किसी पे डाउनलोड हुई भी तो उसको उठा के ले लेते हैं, चला जाओ भाई। ये भी कुछ अर्सा पहले ही इस ऐप के जरिए जिन्होंने अगर फॉर एग्जांपल इस ऐप को प्रमोट करने की अदना से कोशिश भी की है, ठीक है, उनको डकी भाई है ना, ये गजब है। अब ये चले डकी भाई की मिसाल ले ले आप, वो तो आ गया काबू। ठीक है। और उसका को 25-30 करोड़ रुपया भी इस हवाले से जो अपना NCCIA में पकड़ा गया था, वो तो पे किया उसने। वो तो NCCIA भी ऑन करती थी। उसके अलावा वो कहता था मेरे अकाउंट से
वो पता नहीं कुछ 4.5 लाख कितने डॉलर वो बताता था कि वो भी निकाले गए हैं। 4,33,000 नहीं, इससे कुछ ज्यादा ही थे, कोई मेरे ख्याल वो मगर मैं फिगर भूल इसमें गया रजब हूँ। ने आप ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ उस पर देखें, यही जो ऐप थी जिसके अपना उस डकी को गिरफ्तार किया गया था, जो केस उस पर बनाया गया था, गालबन 1x बैट है शायद वो, ठीक है। अब ये 1x बैट जो अभी पीछे एक कप हुआ है क्रिकेट का, उसमें आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स थे उन्होंने जो अपना किट पहनी हुई थी उस पे उसका मोनोग्राम था, जो बाउंड्री लगी हुई थी उसमें अपना 1x बैट। तो यार ये क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती? डकी के खिलाफ बननी थी कार्रवाई, वो इलीगल ठीक है, वो इलीगल, यानी कि वो सरकारी सरपरस्ती में सारा कुछ हो रहा था, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये क्योंकि एक अपना कह लें कि इंडिविजुअली कर रहा था और एक अपना कह लें कि एक प्रोमिनेंट फिगर है सोशल मीडिया का। साहब आप चाहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब पे जो है जुए का पर्चा दे दिया जाए? मोहसिन नकवी साहब पे जुए का पर्चा कौन दे सकता है जाफरी साहब? किसी की जरूरत है? आप मुझे बताएं। ये मेरे पे और आप पे हो सकता है, अगर हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये शायद हमारे पे कुछ हो सकता है। मोहसिन नकवी साहब तो खैर अब क्या कहें। नहीं, अगर वो जुए के सबूत अंदर मौजूद हैं 1x बैट के और सारा लगा है भी वो बैट साइट, तो फिर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। इस पे फिर इस पे जो था ना रजब भट्ट को, उसके खिलाफ भी ये सारी 1x के जो है कार्रवाई उस पे भी है। उसने फिर एक अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड उसने किया, तो उसने कहा अगर हमारे पे ये पाबंदी आप लगा रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो IPL PCL में जो हो रहा है आप इनको क्यों नहीं रोकते? ठीक है, और उसकी बात जनमन थी। अगर वाकई राना साहब नहीं रोक सकते, आपको मैं बताऊं, एक टीम होती थी लाहौर बादशाह, ठीक है, ये टीम जाती थी इंडिया में। अच्छा, ये आपको मैं गालबन बता रहा हूँ 2007-8 के हमायूं बुकमेकर की टीम होती थी, हमायूं बुकमेकर की टीम होती थी मिर्जा साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं जाफरी साहब। वो सारे जो थे ना लाहौर बादशाह के, उसमें से लाहौर बादशाह के कुछ 7-8 प्लेयर जो थे वो यहाँ पर बुक मेकर्स के पास हुआ करते थे। हमायूं खान बुक मेकर था, आजकल वो कनाडा में है, वो कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, काम शाम वो छोड़ गया हुआ है अरसा दराज से, बल्कि यहीं पर पाकिस्तान आया हुआ था एक दफ़ा, उसने सुसाइड की भी कोशिश की थी, ठीक है। उसका पास वो एक मियाँ एजाज, एक राना शमीम हुआ करते थे, एक राना शमशाद, शमशाद दुबई चला गया, वो गालमन उधर मोनी रोड वाली साइड पे अपना जुआ कराता था। उस दौर में आरिफ पप्पू वगैरह, राना शमीम हो गया, ये मियाँ एजाज हो गई, ये हमायूं हो गया, ये एक कोई 8-10 लोगों का एक ग्रुप होता था। ये सब इकट्ठे बैठ के ना मैच किया करते थे। अब वो लाहौर बादशाह के जो प्लेयर हुआ करते थे ना, मेन प्लेयर थे उसमें इंजमामुल हक और रज़ाक। अच्छा। ये दोनों नहीं थे उसमें शामिल, ठीक है। टोटल टीम तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही उसमें शामिल हुआ करते थे, और जाने से 1 महीना पहले वो यहाँ लाहौर में मौजूद होते थे। लाहौर में मुकम्मल अयाशी किया करते थे वो यहाँ पर, और उस दौर में कम से कम 1 महीने की अयाशी का उनका खर्चा 1 करोड़ रुपया हुआ करता था, 1 करोड़ रुपया उन पे। और फिर जब जो उन्होंने जाना है लाहौर बादशाह की टीम ने, वहाँ पर उन्होंने हर जो खिलाड़ी था उसके बिसात के मुताबिक उसको पैसे देने उसके अकाउंट में, या उसके किसी जो अकाउंट उसने देना उसमें पैसे डालते थे, वो उसको भिजवाते थे, और वहाँ जाकर फिर वो मैच जो थे फिक्स किया करते थे, यहाँ पर बताया करते थे कि ये फ़लाँ मैच हमने हारना, फ़लाँ जीतना। अब कई मरतबा ऐसे भी हुआ कि जो अपना मैच था, बल्कि एक मैच की मैं आपको कहानी बता ही दूँ कि एक मैच की कहानी क्या थी। एक मैच में पाकिस्तान की जो ये लाहौर बादशाह की टीम थी, ये चेजिंग पर आई, इन्होंने स्कोर चेज़ करना था। गालबन कोई 159 या 160 का कोई टारगेट मिला इन्हें। अब इनको ये था कि रज़ाक और इंजमाम तो ये नहीं है बीच में, इसमें शामिल नहीं है। अब जो मेन प्लानर थे वो क्या कहते थे कि भाई हमें इनकी कोई टेंशन नहीं है, रज़ाक आएगा या इंजमाम आएगा, हम इनको राउंड आउट भी करवा सकते हैं। अच्छा, उसमें जब वो चेज़ करने के लिए आए ना, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, उस वक्त उस मैच के ऊपर यहाँ पर एक जगह पर एक घर में ये सब लोग बुक मेकर्स, मैंने जिनके नाम बताए हैं ना 4-5 आपको, ये वहाँ मौजूद थे, और कोई 27 करोड़ रुपए का उन्होंने उस मैच पे बैटिंग की हुई थी। सब ने मिल के ना अपना एक पूल बनाया हुआ था, और 27 करोड़ रुपए की उन्होंने उस पर बैटिंग की हुई थी। और रज़ाक और साथ एक और प्लेयर जो थे वो ओपनर आए हैं, और 3 ओवरों में रज़ाक ने उस मैच का नक्शा बदल दिया था।
फेवरेट जो टीम थी इंडियन जो की टीम थी वो फेवरेट थी, और 3 ओवरों में रज़ाक ने इतनी धुलाई की कि ये लाहौर बादशाह की टीम फेवरेट आ गई थी। और उस कमरे में बैठे हुए लोगों को सांप सूंघा हुआ था कि ये 27 करोड़ रुपया एक अमाउंट है। अच्छा, ठीक है, उनको सांप सूंघा हुआ था। बीच में 2 दफ़ा रज़ाक को आउट कराने की कोशिश भी की, रज़ाक उसको भांप गया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसने हिट किया और एक कैच आउट हो गया। और वो आउट होने के बाद जब वापस पवेलियन जाता है तो बाउंड्री जब क्रॉस करके जाता है, ना उसने पैड उतारे ना उसने बैट रखा, उसने इंजमाम को इशारा किया। अगर उस मैच की आप माजी में फुटेज देखें ना तो वो मौजूद है उस कैमरे में, वो उसको इशारा करता है इंजमाम को कि मेरी बात सुनो, वो उसको लेके साइड पे जाता है और कहता है कि ये बगारत बिके हुए हैं, इन्होंने मैच नहीं जीतना। वाह, गुड। ठीक है, और फिर उसके बाद इंजमाम ने रात को, और वो मैच हारे फिर अच्छा, वो जो मैच रज़ाक ने बनाया था वो आउट के रिक्वायरिंग रन रेट जो था कोई मेरे ख्याल 6.5-7 रह गया था पर ओवर, और जब वो रज़ाक आउट हो के गया तो वही रिक्वायरिंग रन रेट जो है वो 13-14 पर ओवर पे ले गए वो। ये इस तरह से मैच करते हैं। सिर्फ ये हमारे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनेशनल सतह पे ये सारा कुछ हो रहा है। IPL ले लें आप, BPL ले लें, मतलब PSL, जितनी भी लीग्स होती हैं सब हर जगह 2 नंबरी, हर जगह जुआ है, हर जगह बैटिंग है। नहीं, अभी वो ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले जाफरी साहब ने भी एक बात की थी लारे के हवाले से कि वो 0 पे आउट उसको होना उस जाफरी साहब ने जो बात की है ना, उस दौर में ये चीजें होती थी कि फलां ओवर की फलां बॉल पे 9 बॉल होगी, फलां बॉल वाइट होगी, या फलां पे नहीं, वो आज भी ऐसे ही है। जहाँ तक ब्रायन लारा की आप बात कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक PCB के ऑफिशियल भी रहे हैं, बड़े मशहूर लॉयर भी हैं, आफ्ताब गुल साहब, वो गवाह हैं, उनसे जो चाहे जाके इंटरव्यू कर सकता है। ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ ने आना था पाकिस्तान में और बुक मेकर चाहते थे कि ब्रायन लारा जो है परफॉर्म ना करे। ब्रायन लारा को 0 पे आउट होने के लिए उस दौर में 4 लाख रुपए की दिया गया था, और वो पैसे देने के लिए वही मलक इशफाक जिसकी आप बात कर रहे थे, वो बायर वेस्ट इंडीज़ गया, उसने ब्रायन लारा को पैसे दिए हैं, और ब्रायन लारा पाकिस्तान आने के बाद 0 पे आउट हुआ था। बिल्कुल इसी तरह हुआ करता था। जाफरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माजी में इसी तरह यानी कि तमाम बातों का लुबे लबाब, नाजरीन आपने सुना, तमाम बातों का लुबे लबाब ये है, ए जुआ ना खत्म होने वाला है। और क्योंकि इंसान ने हजारों साल जुआ तो खेला, मगर जुआ हमेशा इंसान को खिलाता रहा। यह तारीख है, और तारीख यही कहती है कि किस्मत कभी किसी का मुस्तकबिल बदल नहीं सकती, मगर जुआ किस्मत को बर्बाद कर देता है। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदर राना को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।